गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे बेसिकली हमने बस इंट्रोड्यूस ही किया था इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को। इसमें हमने बहुत ही ब्रीफली सारा कुछ जानने की कोशिश करी थी कि किस किस बेसिस पे हम चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? ट्रांसपेरेंसी हो गई, हार्डनेस हो गया, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी हो गई, एंड लास्ट वन इज़ फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट एंड सिंक इन द सेंस कि ऐसे मटेरियल्स जो फ्लोट कर पाते हैं उनको हम फ्लोट की कैटेगरी में रख देंगे, और ऐसे मटेरियल्स जो डूब जाते हैं, ठीक है, उनको हम जो है सिंक की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। आपका 4 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट बोल लो, एग्ज़ाम बोल लो। उसमें क्या होगा कि दो तरीके का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा। उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, अपने घर में आपको बैठ के देना होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको जो है एग्ज़ाम देना है, और उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में ही आपको एग्ज़ाम देना है। और कोशिश करना है, कोशिश क्या, स्ट्रिक्टली आपको जो है किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं करनी है। आपको अपना जो है कितना आपको आता है वो चीज़ जो है आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब वैसे भी बोला जाता है कि ऑनेस्टी उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप दिखाओ जब कोई भी नहीं देख रहा हो, तो वो जो है एक्चुअल ऑनेस्टी कहलाता है। ठीक है, अगर लोग हैं वहाँ पे उनके बीच में जो ऑनेस्टी दिखाओ, ये तो ठीक है। हो सकता है कई बार डर होता है कि यार अगर बाद में पता चल जाए कि जो है मैं झूठ बोल रहा था तो फिर क्या होगा, तो इससे डर के बहुत लोग ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो, जहाँ पे कोई नहीं देख रहा हो, कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो, वहाँ पे ऑनेस्टी दिखाते हो, दैट काउंट्स। ठीक है, तो आपको कोशिश करना होगा कि कोशिश क्या, इनफैक्ट आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपको किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड जो टाइप का एग्ज़ाम होना है वो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम इन द सेंस कि आपको आपके घर पे मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली आपके घर पे क्वेश्चन पेपर भी पहुंचाया जाएगा, और शायद आंसर शीट भी पहुंचाया जाएगा। और आपके जो गार्जियन होंगे उनकी निगरानी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। एक पर्टिकुलर टाइम से अलॉट कर दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना स्टार्ट करना है, और इस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही आपको बंद कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो चुका होगा सभी का, उसके बाद जो है स्कूल से ही कोई टीम जाएगा, और वो सभी आपके घर पे जाके वो आंसर शीट जो था वो उठा लाएंगे, और उसी बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा, और उस पे जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम ख़त्म होते होते थोड़े से गुड न्यूज़ वगैरह भी आ जाए शायद, कि आप लोग का क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, फिर आपका जो क्लास था वो नॉर्मल चलने लगे। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है ऑनलाइन क्लास वगैरह में, स्टिल थोड़ा बहुत झेल सकते हैं। एटलीस्ट आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, वो कम से कम कुछ नहीं तो से कुछ नहीं करने से तो ज़्यादा ही बढ़िया है ना। कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ भी आप नहीं सीख रहे होते, उससे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे सब्जेक्ट में ख़ास करके अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है, जब हम क्लासरूम प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, और मुझे ऑनलाइन जब क्लास लिया गया था उस टाइम पर भी थोड़ा सा शर्म आ रही थी पूछने में, तो आप जो है मेरे से पर्सनली आके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन आई नीडेड टू टेल यू। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। आप सारे लोग एफ़र्ट डालते हो, कुछ लोग ख़ास करके काफ़ी एफ़र्ट डालते हैं, उनसे जो है बार बार बोलना नहीं पड़ता कि आप लोगों को होमवर्क करना ही है। लेकिन कुछ लोगों को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो होमवर्क नहीं करते, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको जो है हमेशा ही खास करके लर्न करने के लिए कहीं पे भी कोई भी मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो बिहेवियर आपका, अगर आप नहीं कर रहे हो, टेस्ट वगैरह नहीं ले रहे हो, आप होमवर्क्स नहीं कर रहे हो, आप जो है क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके पेरेंट्स भी इससे डिसअपॉइंट होते हैं, और आपके फ्यूचर के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट वही होता है, अच्छा स्कॉलर वही होता है जो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, एटलीस्ट सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। फिर वो अपने कॉन्शियंस के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मुझे ये चीज़ अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कॉन्शियंस कब डेवलप हो पाएगा? जब आप
चीज़ों को पढ़ोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाए तो आप पढ़ोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे, अपने पेरेंट्स को जो है ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे कि जो है मुझे ये एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, वो मैं एक्स्ट्रा बुक चाहिए, ठीक है, इस तरह के एग्ज़ाम मुझे देने हैं। तो ऐसे करके आपको एक्स्ट्रा माइल्स जाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप जो है आगे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। अदरवाइज़ पॉलिटिशियंस भी जो है उनका जो है बहुत अच्छा लाइफ होता है, लाइफस्टाइल उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन उन लोग क्या करते हैं, वो 10th 12th पास होते हैं ज़्यादातर, जो नॉर्मल हमारे यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ही नहीं, जिसको समाज के बारे में पता ही नहीं है, वो कहाँ से हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि हम इन सब पॉलिटिशियंस जो हमारा गांव का बहुत ज़्यादा स्कीम वगैरह लेके आते हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर रिलाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने ऊपर रिलाई करें, हम खुद सक्सेसफुल इतना हो कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ये पॉलिटिशियंस के जो है जो इनके हमारे ऐसे बोल सकते हैं कि रहमो करम पे हमें सरवाइव करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो करना ये होगा कि आप थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लो और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई ही सबसे आसान तरीका है सक्सेसफुल होने का। क्रिकेट में अगर आप जाना चाहते हो तो क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सोचो ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो वहाँ तक पहुँचने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वहाँ पे पहुँचने जो जो टॉप 11 है जो ODI वगैरह खेलने जाती है, उसमें 15 लोगों को वैसे कंसिडर किया जाता है, उसमें भी कई सारे ऐसे हैं जिनको पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो आप समझ लो कि क्रिकेट हुआ या किसी भी तरह के दूसरे फील्ड में घुसने का चांस बहुत कम है, या सक्सेसफुल होने का चांस बहुत कम है रादर दैन पढ़ाई के, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए होती है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई को लेके। तो चलो बहुत हो गया ये सब बातें, आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, या फिर नीड क्यों होती है। वैसे मैंने ये सारा कुछ बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया है, मैंने पहले ही वीडियो में स्टार्ट में ही डिस्कस किया होता कि आखिर हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सॉर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है चीज़ों को। तो कह रहा है क्लासिफिकेशन मेक्स एवरीथिंग ईजियर एंड ऑर्डरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी चीज़ के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। मतलब आप एग्जांपल इसका ले सकते हो कि आपके घर में किचन है, किचन में कई सारे डब्बे होते हैं, वो आइडेंटिकल डब्बे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे डब्बे अगर आइडेंटिकल हो तो, और इस पर अगर किसी तरह का कोई मार्क नहीं होता, तो फिर उनको जो है आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, किस में चीनी रखा है, किस में नमक रखा हुआ है, ठीक है, किस में दालें रखी हुई हैं। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं, मतलब सॉर्ट करके हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक ऐसा हमने रूल लगा दिया कि ये वाला डब्बा इस जगह पे ही रहेगा, चीनी का डब्बा इस कॉर्नर में रहेगा और नमक वाला डब्बा उस कॉर्नर में रहेगा। तो आपसे कभी नहीं भूलता ये चीज़, ठीक है। वो बात अलग है कि आप डब्बा खोलोगे, फिर उसमें जो है नमक है नहीं है, नमक है या चीनी है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे, वो एक लॉन्गर प्रोसेस है। उस प्रोसेस को ईजी करने के लिए हम सॉर्ट करते हैं, चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, या फिर उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। तो ऐसे करके हम कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास, वो सारे तरीके हम अपना सकते हैं ताकि हमारा लाइफ थोड़ा ज़्यादा इजी हो, ठीक है। तो जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए ही करते हैं। सोचो एक टाइम ऐसा रहा होगा जिस टाइम पे लोग जो है, लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि कूलर जैसा भी कुछ कंसेप्ट है जो गर्मी के मौसम में भी जो है ठंडी हवाएं देता है, क्योंकि पंखा भी वही सेम काम करता है। अब पंखे में उन्होंने क्या किया, वाटर पंप लगा दिया, तो वो जो है एक कूलर बन गया। वो जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा वो ठंडा हवा देगा, ठीक है। तो ये सारा किस लिए ये सारी चीज़ क्यों करी गई, ताकि हमारा लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके, ठीक है। तो सॉर्टिंग इज़ ऑल्सो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम जो अपने लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे घर वगैरह ही बनता है, तो घर में भी पूरा प्लान्ड होता है चीज़ें कि ये पर्टिकुलर एरिया जो किचन वाला एरिया है वो डाइनिंग हॉल के ऑलमोस्ट आसपास में ही रहे, और दोनों में अगर आसपास नहीं है तो कनेक्टिविटी ज़्यादा इजी रहे, ताकि हमें जो है मुश्किल ना हो। तो ये भी एक तरीके की सॉर्टिंग है।
ठीक है, आप कपड़ों को कैटेगराइज कर लेते हो, शर्ट्स अलग कर लेते हो, शर्ट्स को एक तरफ कर देते हो, जीन्स को अलग एक तरफ कर देते हो, तो ये भी एक तरीके की सॉर्टिंग है। ठीक है, यहाँ तक कि जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है कि सबसे ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसके नीचे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसके नीचे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सॉर्टिंग इसीलिए करी जाती है ताकि वो सभी के लिए कंफर्टेबल हो सके, सभी के लिए ईजी हो सके। ठीक है, चीज़ों को एक्सेस करना ज़्यादा ईजी हो जाता है इससे। नेक्स्ट वन इज़ हाउ आर मटेरियल्स क्लासिफाइड। मटेरियल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं? मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ इन देयर प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आइडिया लग ही गया था पहले से कि चीज़ों को हम कैटेगराइज क्यों करते हैं। वो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था कि हमने चीज़ों को कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे कैटेगराइज करने की कोशिश करी थी या फिर क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। इसमें इन सारे टर्म्स देखो, ये जितने भी टर्म्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे टर्म्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही अपीयरेंस का मतलब आपको पता होगा, मैंने पहले क्लियरली बता भी दिया था। हार्डनेस, कौन सा चीज़ कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है वो बताता है, वो हार्डनेस उससे पता चलता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल, उसके आर पार लाइट के जाने की कैपेसिटी, उसी को ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक मटेरियल है जिसके आर पार पूरा का पूरा लाइट चला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रांसपेरेंट है। उसके आर पार लाइट चला रहा है मतलब हम उसके आर पार देख पा रहे हैं। अगर लाइट उसके आर पार नहीं जा पा रहा होता तो हम उसके आर पार नहीं देख पाते, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। सॉल्युबिलिटी भी हमने डिस्कस किया हुआ था। डेंसिटी मतलब होता है एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं विस्कोसिटी। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी खास करके हम ये लिक्विड वगैरह के लिए ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे यूज़ करना। वैसे डेंसिटी क्या होता है कि जो मटेरियल में जो एटम्स हैं वो आपस में कितना अच्छे से पैक्ड हैं। जितना ज़्यादा अच्छे से पैक्ड होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, जितना लूजली पैक्ड होंगे उतनी डेंसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके पास प्रीवियस नॉलेज भी है इन सब चीज़ों को लेके। अब आपका क्या बनता है रोल कि अगर फिफ्थ में आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से आता था तो क्लास 6 में और अच्छे से आना चाहिए, इन द सेंस कि आपका जो लिखने का जो टेक्निक होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए होता है। ठीक है, कीवर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही समझा है, क्योंकि आपने डेफिनेशन को समझा है और डेफिनेशन में जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है जिसके बिना वो डेफिनेशन अधूरा रहता। ठीक है, तो वो कीवर्ड आपने समझा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके क्लास 5 में जैसे थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुका है। ठीक है, तो आज तो इन्फॉर्मेशन में ही सारा कुछ चला गया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करोगे और उम्मीद कि मैंने तो आप लोगों को डिलीवर करते हुए भी देखा है, तो मुझे उम्मीद है आप इस साल भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। बाकी आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।